गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल सर? ठीक है। चलो जी, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको, कहाँ तक कि मैंने आपको बताया कितने चैप्टर्स है और हमको तैयारी किस तरह से करनी है। सर तो आज से एसएफएम स्टार्ट होगा? नहीं, मैंने आपको पहले ही कह चुका हूँ कि एसएफएम तो तब स्टार्ट होगा जब आपको चीजें समझ में आएगी। एसएफएम एडवांस लेवल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और नो डाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप बहुत अच्छे हो सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं मेरे जिनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अच्छा होल्ड नहीं था। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अच्छी होल्ड नहीं है तो भाई एसएफएम तो वैसे भी समझ में नहीं आना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। वाह सर, मजा आ गया। आपको कुछ नहीं आता, इवन आपको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू भी नहीं आती। अब कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हो गए और कुछ बच्चों का ऐसा था प्रेजेंट वैल्यू क्या, वो तो हम अभी निकालेंगे बेटे, आगे समझ में आ जाएगी सारी बातें। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन लोगों को एक्सपर्ट नॉलेज है वो गलतफहमी में ना रहे। नहीं तो होगा क्या, नहीं तो आगे दिक्कत हो जाएगी। इट मीन्स आप भी जिनको एक्सपर्ट नॉलेज है, जो बहुत अच्छे थे सीए इंटर में, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, उनसे भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये बेसिक ऑफ फाइनेंस की क्लासेस देखोगे। सर बेसिक ऑफ फाइनेंस का कोई चैप्टर है कि बुक में? बुक में कोई चैप्टर नहीं है। सर आपकी बुक में कोई चैप्टर है कि मेरी भी बुक में कोई चैप्टर नहीं है। मैं सीधा किसी और आपको क्या, आपको सिर्फ कॉपी में लिखना है। जितने भी मैं एग्जाम्पल्स करवाऊंगा उस एग्जाम्पल से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में। जो भी है वो कहां से है, वो सीए इंटर वगैरह के उठाया हूं। लेकिन इस क्लास के बिना, मैं फिर से समझना, बेसिक ऑफ फाइनेंस के बिना आपसे कोई भी क्लास नहीं होने वाली। ना फॉरेक्स, ना डेरिवेटिव, ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इट मीन्स सर आप जो भी पढ़ा रहे हो ये उस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ा देते तो दिक्कत क्या है? दिक्कत बस इतनी सी है कि कोई एक चीज नहीं है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं नाम ले रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन, वो डिटेल में पोर्टफोलियो में, पर वो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव में भी आया, फॉरेक्स में भी आया। बीटा, बीटा कहां पढ़ना है? बीटा पढ़ना है आपको, टेक्निकल शब्द यूज कर रहा हूं, अभी इग्नोर करते हुए चलना। बीटा कहां पढ़ना है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे, पर वो डेरिवेटिव में भी यूज हुआ। तो कुछ चीजें जो सारे चैप्टर्स में यूज होने वाली उसको मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं। पहली बात समझ लो, ये बेसिक ऑफ फाइनेंस क्या है? कुछ नहीं है। एक तो मुझे आपको याद दिलवाना है कहां का, सीए इंटर का। दूसरी, इस चैप्टर में, इस चैप्टर के थ्रू मुझे वो चीजें समझा देनी है पहले से एडवांस में, जो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होने वाली है। बस, और बेसिक ऑफ फाइनेंस में कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? और सुनो, इसको छोड़ नहीं सकते। आप सोच रहे कि चलो पहला हम डेरिवेटिव ही कर लेते हैं, तो खेल खत्म हो जाएगा। आगे फिर मैं जब वहां पढ़ाते रहूंगा तो मैं कहूंगा याद करो बेटे वो मैं बेसिक ऑफ फाइनेंस में पढ़ाया था, आपको याद ही नहीं रहेगा। तो बच्चों ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको। लिखोगे चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम नहीं, सिर्फ ऐसा लिख दो बेसिक, चैप्टर नंबर 1 तो आपका डेरिवेटिव होगा, बेसिक ऑफ फाइनेंस, बेसिक ऑफ फाइनेंस। अब इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो जरूर लिखवा देता हूं मैं। फर्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर क्या पागलपन है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब? सर सीए फाउंडेशन में पढ़ा, गुड, सीए इंटर में भी पढ़ा और फाइनल में भी वही चीज। हाँ बेटे, जिनको ऐसा लगता है कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक्सपर्ट है, वो इस टॉपिक को इग्नोर करके आगे चल। फास्ट फॉरवर्ड को तो ऑप्शन दिया है मैंने, ठीक है, आप सीधा आगे जा सकते हो और टाइम लाइन भी दे रखा है आपको, ठीक है। पर मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर इसके अलावा क्या? इसके बाद अलावा हम पढ़ेंगे फिर
कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर केडी, केई, केपी ये सब पढ़ा होगे क्या? नहीं बेटे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताऊंगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों बताऊंगा सर? याद करो, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ऐसा कुछ। इसकी वजह ये है कि यार मेरा मर्जर एंड एक्विजिशन में ये काम आने वाला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन करके एक चैप्टर उसमें काम आने वाला सर जी, तो एक आइडिया हो जाए हमको। थर्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर कैपिटल बस्टिंग पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। हाँ जी मुझे मालूम है, पर थोड़ा बहुत आइडिया मैं जरूर दूंगा यहाँ। पॉइंट नंबर 4, इन सारी चीज़ों का यूज मेरे एसएफएम में होने वाला है, ठीक है जी। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ एनपी। सर इसके बाद बोलो क्या पढ़ाने वाले हो? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, हद हो गई सर। सिक्योरिटी वैल्यूएशन तो चैप्टर ही है ना, तो फिर आप वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी यहाँ कहाँ से आ गया? बेटे छोटी सी चीज समझाऊंगा ना, क्योंकि अगर मुझे डेरिवेटिव पहले पढ़ाना तो वहां भी सिक्योरिटी की वैल्यू निकालने की छोटा सा पॉइंट आता है, तो फिर उसके लिए मुझे सिक्योरिटी वैल्यूएशन पहले पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन पढ़ाऊंगा तो वहां बीटा जाएगा, तो प्रॉब्लम तो फंसी हुई है ना। तो जो चीजें यूज होने वाली है कहीं ना कहीं वहां, हालांकि इसका तो बहुत बड़ा चैप्टर है, पर यहां 2 4 5 मिनट खर्च कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। 5, सर इसके बाद क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सर ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो आता है, निकालना तो बेटे छोड़ो, निकालना तो हमको भी आता था। बहुत सारी चीजें, कॉस थीटा, साइन थीटा पढ़ा है आपने? हाँ सर पढ़ा है। निकालना आता था, हाँ। कभी सोचा उसका कहाँ यूज होने वाला है? स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको निकालना आता है, कैलकुलेट करना आता है, पता भी है उसका यूज कहाँ होने वाला है। उसका यूज होने वाला शेयर मार्केट में, उसका यूज होने वाला म्यूचुअल फंड में, उसका यूज होने वाला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे। और इस स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से हम डिसाइड करेंगे कि हमें शेयर खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, पैसा कहां लगाना चाहिए, पैसा कहां नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ ये बड़े काम की चीज है। आपने इसको हवा में पढ़ा होगा, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नहीं बेटे, यूज है इसका, जबरदस्त यूज। अच्छा सर, हाँ ओके सर। 6, इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सर ये क्या है? मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें जो आपने पढ़ा है, जेट टेबल, लॉग, लॉग सुना? लॉग, हाँ सर पता है लॉग। क्या यूज क्या है उसका? लॉग करते क्या है उससे? एक साइंस वाले से मैंने पूछा था, यार ये लॉग लॉग करोगे क्या? ये लॉग करते हो आप, एंटी लॉग लॉग होगा क्या, होता क्या? बोले पता नहीं हम लॉग। मैंने कहा ये जो वैल्यू आता ना लॉग का, ये वैल्यू, लॉग का वैल्यू माइनस में नहीं होता, ये लो, तो इसका लॉजिक क्या, यूज क्या है? हद हो गई। बोलते हैं क्या यूज, हमको क्या, हम तो देख लेते हैं टेबल से और लिख देते हैं, बस बात खत्म। यही तो दिक्कत है, बस इसलिए तो मैं यहाँ हूँ आपके सामने। ठीक है सर, हो गया है क्या? अब जगह है आपके पास? जगह निकाल लेंगे, बना लेंगे जगह। कितने पॉइंट हो चुके हैं सर? 6 हो गए। पॉइंट नंबर 7,
सेंसेक्स एंड निफ्टी। हाँ सर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? हाँ बेटे, और अगर मैं कहूं कि हर जगह आपको सेंसेक्स निफ्टी का यूज होने वाला है हमारे चैप्टर्स में, यस। तो ये हमको पढ़ना पड़ेगा, पूरा स्टॉक एक्सचेंज ही तो पढ़ना है, तो हमको समझना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि यार मुझे आपका टाइम पास करवाना है, इसलिए नहीं कि आपको नहीं चलो मैं शेयर ट्रेडिंग करना सिखाता हूं, मुझे नहीं सिखाना ट्रेडिंग करना कि हम शेयर खरीदे कैसे, शेयर बेचे कैसे, डेरिवेटिव मार्केट में कैसे जाए, या फिर हम ऑप्शन और फ्यूचर और जमाने भर की चीजें मैं आपको नहीं देना चाहता। प्रैक्टिकल नॉलेज वो सब सीख लोगे साहब, एग्जाम पास करना। तो पहला जो मेरा टारगेट रहेगा, ये मैं कभी भी कोई भी चीज टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, पहला जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा मुझे आपको पास करवाना है, मेरी जिम्मेदारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रेडिंग कैसे करना है और शेयर कैसे खरीदना है, शेयर कैसे बेचना है, उसके लिए अलग से मैं आपको समझा दूंगा। और जरूरत नहीं है आपको, आपके पास है नॉलेज, आप 10 दिन में जो काम आप पूरा आप सोच रहे हो कि 200 जितना भी 230 घंटे में हम शेयर खरीदना बेचना, बेटे 2 घंटे आप 1 वीक अगर ट्रेडिंग करोगे तो बस होगा एक्सपर्ट। लेकिन उस एक्सपर्ट होने से आप पास नहीं हो जाओगे, पास होने के लिए तो भाई कुछ और ही बातें हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करना। इससे हमें सर एसएफएम से हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज काम नहीं आएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज 1 वीक में मिल जाएगा आपको। यहां तो साहब आपको एग्जाम पास करना, प्रैक्टिकल नॉलेज से एग्जाम पास नहीं होने वाला है। बहुत सारे ब्रोकर का मेरे पास फोन आता है, बदकिस्मती से वो सीए नहीं है, और आप सीए बन गए तो भाई कितना टाइम लगेगा काम सीखने में। ठीक है सर, सेंसेक्स एंड निफ्टी आइडिया दूंगा मैं आपको पक्का, ये मेरा यूज होने वाला कहीं ना कहीं। 8 कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा। अच्छा सर ये बीटा, ये अल्फा बीटा वाला है कि? हाँ बेटे अल्फा बीटा। अच्छा सर ये अल्फा बीटा का भी यूज है? हाँ भाई, क्या बात कर रहे, नहीं बेसिक ऑफ करेंसी। सर बेसिक्स ऑफ करेंसी मतलब यार हर चैप्टर में कहीं ना कहीं डॉलर यूज होगा, यूरो यूज होगा, पाउंड्स यूज होगा, जैपनीज येन यूज होगा। तो अब उसमें $1 थोड़ा सा आइडिया मुझे देना पड़ेगा। हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ना फॉरेक्स, पर थोड़ा सा आइडिया यहां से मिल जाए ना तो फिर क्या, मैं कोई भी चैप्टर करवाऊँ, डेरिवेटिव करवाऊँ तो यार डेरिवेटिव करवाऊँ तो कम से कम वहां डॉलर्स आए तो आप घबराओ ना, पोर्टफोलियो करवा दूं तो कम से कम वहां यूरो वगैरह आएगा तो आप घबराओगे नहीं, बस इसलिए। ओके, बस हो गया सर कि एसएफएम इसी में खत्म करेंगे? नहीं भाई, लास्ट पॉइंट नंबर 10, और 10 करेंगे हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपाउंडिंग। बस खत्म, बेसिक्स। और सर क्वेश्चंस किस में से आएंगे? ये इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? कोई भी नहीं सर, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है? हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझो। एग्जाम में नहीं आने वाला है साहब ये टॉपिक, ये बेसिक ऑफ फाइनेंस, लेकिन एक बात है कि इन सब का यूज हर चैप्टर में बहुत ज्यादा होने वाला है। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, बात समझ रही? टाइम वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, पूरा एसएफएम प्रेजेंट वैल्यू से भरा हुआ, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, आइडिया तो हो। अच्छा सर, हर चीज का यूज, हर चीज जो भी समझा रहा हूं मैं, ये चीजें बेसिक ऑफ फाइनेंस में क्यों डाला? सुनना, क्योंकि इसमें से हर चीज का यूज हर चैप्टर्स में, हर चैप्टर में यूज, इट मींस बड़ा सारा यूज है। बार बार चीजें आएगी, एनपीवी आएगा, सिक्योरिटी आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बार बार आएगी। तो उसको हम पहले थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं और तैयार हो जाते हैं कि यार किसी भी चैप्टर में आ जाए हम तैयार हैं। ठीक, ओके सर, स्टार्ट करें? मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आपने। हाँ सर, और सुनो भाई, कॉपी बनानी है, चाहे मैं कितना भी आपको
सॉफ्ट कॉपी दे दूं नोट्स का या फिर मैं हार्ड कॉपी प्रोवाइड करूं, वो मतलब नहीं बनता। जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे ना, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। आपको कॉपी बनानी है एसएफएम का, रजिस्टर बनाना अच्छा सा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी? अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये आपकी भी इंसल्ट है, और मैं पढ़ा रहा हूं तो ये मेरी भी इंसल्ट है। हाँ सर, ये तो बात सही बोल रहे हो। बस इतनी सी बात, सिंपल सी बात है। अगर मुझे आपसे पैसे वसूल करना है और मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, मुझे मुझे आपसे फीस वसूल करनी है और मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। सर फीस कितनी है सर आपकी क्लास की? 5,000 रुपये, सिर्फ 5,000 रुपये। और ऑप्शन दो है, या तो आज 5,000 रुपये दे दीजिए, या तो 3 महीने बाद 5,000 रुपये देना। बोलो कब देना चाहोगे? या तो आज 5,000 रुपये दे दो, या तो 3 महीने बाद 5,000 रुपये दे दीजिएगा। कब देना चाहोगे? सर 3 महीने बाद। हाँ बेटे, हर बच्चा मुझे यही बोलेगा, सर 3 महीने बाद। मेरी बात समझने की कोशिश करना, क्या दोनों की वैल्यू एक जैसी है? नहीं। मैं क्या चाहूंगा, आज 5,000 रुपये मिलेगी 3 महीने, आज उसको मैं बैंक में जमा करूंगा तो उसकी वैल्यू, वो 5,000 की वैल्यू 3 महीने बाद तो और वैल्यू बढ़ जाएगी ना। ओके, मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पैसा मिलना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर की अपेक्षा। ये सब बेकार की बातें, ये कहानी वहानी आपको अच्छा लगता होगा, आप लिख लीजिएगा। मैं जो है, मैं सिर्फ काम की बात करूंगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मुझे पढ़ाना है फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, पर मेरा तरीका अलग है। तो ठीक है सर, एक पैराग्राफ लिखवाइए ना। नहीं बेटे, वो ना तो वो आएगा पैराग्राफ एग्जाम में, ना तो हमारे काम का। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख पाऊंगा और उस एग्जाम्पल से मुझे आंसर चाहिए। लिखते जाना, इसमें कुछ लिखवाने वाली बात नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। मेरी बात समझना, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस सुनना है मुझे ध्यान से। बस एग्जाम्पल नंबर 1, amount to be invested ₹1,00,000। तो मुझे कितना रुपए इन्वेस्ट करना है आज? 1,00,000। अमाउंट टू बी इन्वेस्ट ₹1,00,000। ये कब की बात है? टुडे। आज इन्वेस्ट करना है 1,00,000 रुपए। ठीक है सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। कैलकुलेट amount received with interest, amount received with interest, if investment for one year, 2 years, 3 years, 5
4 years, 10 years, 20 years। हाँ जी, एक्सपर्ट हो। कुछ बच्चों तो कैलकुलेटर चला लिए होगे, आंसर भी निकाल लिए होगा, मैं जानता हूँ ना बेटे। ठीक है, जैसी मर्जी। मेरा एक क्वेश्चन सुनोगे ध्यान से। सर जी मुझे पैसा बैंक में जमा करना है, और बैंक में जमा कितना रुपए करना है? 1 लाख रुपए। और बैंक वाला देगा कितना पैसा? 10% देगा। अगर मैं 1 साल के लिए पैसा जमा करूं तो बताओ कितना मिलेगा विथ इंटरेस्ट? 1 लाख रुपए जमा करता हूं बैंक में तो विथ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सर 1 लाख प्लस इंटरेस्ट, तो 1 लाख का 10% 10,000। तो सर टोटल मिलाकर आपको मिलेगा 1,10,000 रुपए। ठीक है। अगर 2 साल के लिए जमा करता हूं तो बोलो कितना? अगर 2 साल के लिए सर 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 10,000 नहीं, हमेशा क्या चलेगा? कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। इसका मतलब 1 लाख रुपए आज जमा करूंगा तो 1 साल हो जाएगा, तो कितना हो गया? 10,000 में निकालूंगा नहीं, वो पैसा बैंक में ही जमा रहेगा। तो सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 लाख पे नहीं मिलेगा, 1,10,000 पे मिलेगा। इट मीन्स पूरा एफएम पढ़ा हो आपने या आप पढ़े हो एसएफएम, हमारा चलता कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए, सिंपल नहीं चलेगा, कंपाउंडेड चलेगा। ठीक। फर्स्ट 1 ही साल के लिए पैसे जमा करूं तो कितना मिलेगा? 1,10,000। निकाला कैसे? 1,10,000 लिखोगे मेरे साथ साथ। सर आज पैसा जमा कर रहे हैं, बिल्कुल। और सर फ्यूचर में मिलेगा, तो आप यही पूछ रहे हो ना, फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा? हाँ बेटे हाँ, मैं यही पूछ रहा हूं। तो सर हम फ्यूचर वैल्यू बोल सकते हैं कि हाँ, और आज जो पैसा जमा कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। और जो फ्यूचर में मिलेगा उसको फ्यूचर वैल्यू। जो 1 साल बाद मिलेगा वो 1 साल बाद का फ्यूचर वैल्यू, ये 2 साल का फ्यूचर वैल्यू। ऐसा करेंगे हम लोग। ठीक है सर। तो केस नंबर कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू बनाओ बेटे, जल्दी जल्दी बनाओ। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। सबसे पहला केस, फॉर 1 ईयर। चलो जी, बात को समझना। 1 साल के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया। कितना रुपए इन्वेस्टमेंट हो रहा है? 1 लाख। कितना इंटरेस्ट है? 10%। तो कितना मिलेगा? 1,10,000। सर हो तो गया, निकाला कैसे ये बता दो। कुछ बच्चों ने ऐसा निकाला होगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 10% इज इक्वल। कैलकुलेटर उठाते हैं, 1 लाख प्लस 10%, 1,10,000 आंसर आ गया, जो कि मैथमेटिकली पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? ये 1 लाख प्लस 10% कैलकुलेटर में अच्छा लगता है बेटे, कैलकुलेटर में। लेकिन अगर वो आप आंसर शीट में लिखोगे ना, 0 नंबर देने वाला। 1 लाख प्लस 10% तो कोई लॉजिक नहीं है ना यार। हाँ सर ऐसे नहीं करेंगे, गलत हो गया। ओके ओके, मैं समझ रहा हूँ सर, इसको मिटाइए। चलो सर दूसरा तरीका बोलो। दूसरा तरीका, फ्यूचर वैल्यू ऐसे निकालेंगे ना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 1 लाख इंटू 10%। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं नहीं सर, अब तो आ जाएगा। अब मैं ना कुछ एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा, सुनना। 1 लाख प्लस 1 लाख इंटू 0.10। ठीक है, 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं?
1,00,000 इंटू 1, अगर कुछ नहीं है सामने इंटू 1 करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ सर एक ही बात है। और 1,00,000 इंटू 0.10, ठीक। अब भाई 1,00,000 और 1,00,000 कॉमन हो गए हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 1,00,000 इंटू 1 पॉइंट, इन दोनों को जोड़ देते हैं 10। यस, तो आंसर कितना जाएगा 1,10,000। सर ये 1.10 तो एक जमाने से पढ़ रहा है। आधे से ज्यादा बच्चों का तो ये डाउट है सर 10% लिखा है तो 1.10 कहां से आया। मैंने पता नहीं एनपीवी का वीडियो डाला था यूट्यूब में, हद हो गई। बच्चे कहते हैं 0.909 कहां से आता है, 1.10 क्यों ले रहे हो जबकि 10% है। भाई 1.10 तो डेरिवेशन से आ गया ऑटोमेटिक। फ्यूचर, ये कौन सा वैल्यू, फ्यूचर। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या बन गया, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो, हम आर लिखा करेंगे 1 प्लस आर, और फिर यहां 2 साल हो तो 2 हो जाता है। हाँ सर ये तो हमको आता है। यस, तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने हो गया। फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू। सिंगल कैश फ्लोस। सर ये सिंगल कैश फ्लोस क्या है ये समझाऊंगा ना बेटे, रुक तो जाओ अभी थोड़ा सा रुको, मैं समझाऊंगा। ठीक है सर, फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर n। ठीक सर, ये फॉर्मूला हमारा बचपन से देखा है। हाँ जी मुझे मालूम है, मैं अब थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ। चलो 1 साल के लिए जमा किए तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1,00,000 1.10, और 1 ही साल है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो बताओ कितना आ जाएगा रुपीस 1,10,000। कोई दिक्कत की बात नहीं सर। अब तो हो सकता है फटाफट से, अब जल्दी जल्दी करते। केस नंबर 2। फॉर 2 ईयर्स, अगर 2 साल के लिए जमा करें तो, अगर 2 साल के लिए जमा करें तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1,00,000 1.10 पावर 2। ये पावर 2 क्यों लिखा, दिस इज कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली समझ रहे हो ना आप। 1,00,000 प्लस 10,000 तो पहले साल कितना हो गया 1,10,000, और फिर इस पर लगता है ब्याज 11,000, तो टोटल कितना आ गया 1,21,000। मैं फिर से बोल रहा हूं कि भाई पहले साल कंपाउंडेड एनुअली, बार बार ये यूज कर रहा हूं, पहले साल तो 1,00,000 पर इंटरेस्ट मिलेगा, पर दूसरे साल मिलेगा मतलब अगर मैं बैंक से पैसे निकाल लूं 10,000 तो बात खत्म। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं बैंक से पैसा नहीं निकलेगा, बैंक में जमा रहेगा पैसा, इसलिए दूसरे साल 1,10,000 पर इंटरेस्ट लगेगा, जो कि है 11,000, तो टोटल कितना है 1,21,000। हम इस फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। सर कैसे करते, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं सर 1,00,000 प्लस 10% प्लस 10%, आंसर आ जाएगा, चेक करो कैलकुलेटर। 1,00,000 प्लस 10% प्लस 10%, वाह 1,21,000। पर ये मैथमेटिकली आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो ठीक होता, पर एमसीक्यूज तो है नहीं है, तो आपको बनाना तो ऐसे ही पड़ेगा। आंसर इसमें भी 1,21,000 आएगा, इसमें भी आएगा, पर बनाना इससे पड़ेगा आपको। ठीक है सर, तो ये हमारे काम का नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 1,00,000 इंटू 1.10 इंटू 1.10,
सर ये गलत है। यस, हम ऐसे नहीं कर, कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ। कैलकुलेटर में हम ऐसे करेंगे, तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1,00,000। हम ऐसे भी नहीं करेंगे, तो सर हम करेंगे कैसे? 1.10 इंटू इक्वल टू, अगर इंटू इक्वल टू करता हूँ, स्क्वायर दिया है, 1.10 इंटू इक्वल टू करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये 2 बार हो गए। अगर मैं 1.10 इंटू इक्वल टू करता हूँ कैलकुलेटर में, तो ये इसके बराबर हो जाता है। 1.10 2 बार लिखने की जगह आप ऐसा कर सकते हो, 1.10 इंटू इक्वल टू, और फिर इंटू क्या कर दो, 1,00,000, आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आएगा? 1,21,000। ठीक है, बेसिक चीजें ये आपको आती है, पर मैं आपको समझा रहा हूं। इसको सॉल्व करना तो कर सकते हो। 1,10 इंटू इक्वल टू, तो ये आ गया 1.21, तो ये यही आ जाएगा 1,21,000। हालांकि इसका नाम क्या है? इसको बोला जाता है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बोलते हैं 1.1। आपने कैसे किया? 1.10 इंटू इक्वल टू इंटू 1,00,000। कैलकुलेटर में आपने इस तरह से किया। इसको क्या बोला जाता है? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। अच्छा सर, केस नंबर 3, अगर इन्वेस्टमेंट करना होता फॉर कितना साल है? 3 इयर्स। तो कितना आता? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1,00,000, 1.10 पावर क्या हो जाएगा? 3। सीधा कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं इसको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर में कन्वर्ट ना करूं तो मैं सीधा कैसे निकालता? मैं ऐसे निकालता, 1.10 इंटू इक्वल टू किया तो ऑलरेडी कितने बार हो गए? 2 बार, और एक बार इक्वल टू किया तो कितने बार हो गया? 3,00,000, 3 बार, इंटू क्या कर दूंगा मैं? 1,00,000 करके देखिए। 1.10 इंटू इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू 3 बार, इंटू 1,00,000, तो ये आ गया ₹1,33,100। अल्टरनेटिव आप इसको तोड़ के भी कर सकते हो। इसका मतलब सर, मतलब ये हुआ, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1,00,000 इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 1.10 इंटू इक्वल टू 1.33331, तो आंसर ये आता 1,33,100। मैं बार बार सर 2 बार क्यों कर रहे हो बेटे? इसको क्या बोला जाता? इसको बोला जाता फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। अच्छा सुनो, क्या ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है? हाँ। कितने साल का? 2 साल का। क्या ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है? हाँ। कितने साल का? 3 साल का। बचपन में टेबल भी हुआ करती थी, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 5 साल का बताओ, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 3 साल का बताइए। तो आपको जो टेबल दी जाती थी, मेरे पास टेबल है, वो टेबल कहाँ मिलेगा? टेबल नंबर 3 तो प्रेजेंट वैल्यू का, ये भी प्रेजेंट, तो टेबल नंबर इधर ही आएगा। फ्यूचर वैल्यू पड़ा ना, ये है टेबल नंबर 1 में आ जाइए। दिस इज टेबल नंबर 1, बुक के पीछे ये टेबल आपको दिख जाएगी। दिस इज टेबल नंबर 1, और ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर मैं कितने परसेंट पे देख रहा हूं सर? आप देख रहे हो 10% पे। क्या आपको 1 साल के लिए जमा करना पड़ा तो 1.10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साल के लिए जमा करना पड़ा तो 1.21, 3 साल के लिए 1.331, और सर 4 साल के लिए जमा करना होता तो चेक करते हैं, 1.10 इंटू इक्वल टू कितने बार? 2 बार, इक्वल टू कितने बार? 3 बार, इक्वल टू 4 बार, 1.464। दैट्स इट।
ये टेबल इस तरह से होती है फ्यूचर वैल्यू। ये बताता है कि अगर हम 1 रुपया जमा करें बैंक में तो बताइए 1 साल बाद कितना मिलेगा, 1 रुपया 10 पैसा। 2 साल बाद कितना मिलेगा, 1 रुपीज 1.21, 1 रुपये 21 पैसा। ये है एक्चुअली फ्यूचर वैल्यू। अगर हम 1 रुपया जमा करें आज तो 10 साल बाद कितना मिलेगा, तो क्या करना है, 10% है और 10 साल है। अगर हम 1 रुपया जमा करें तो 10 साल बाद हमें मिलेगा 2.5937। बड़ा हेल्प हो जाता है। अब तो कोई भी पूछ ले कि सर अगर हम बैंक में 1 रुपया जमा करें आज 10% के रेट से 20 साल बाद कितना मिलेगा, ये 10% का रेट, ये 20 साल, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 6.1159। दिस इज फ्यूचर वैल्यू फैक्ट। ये टेबल क्या आपका पहले से देखा हुआ है? हाँ। क्या सर हमको भी सीए फाइनल के एग्जाम में दिया रहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके एग्जाम में आपको किसी भी टाइप की टेबल नहीं मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चंस के नीचे ही इंफॉर्मेशन दे दे, ठीक है, पर आइडिया होना चाहिए फ्यूचर वैल्यू का, टेबल का। इसलिए मैं ये कर रहा हूं और वही आपने यहां, इसलिए मैं बार बार फैक्टर निकाल रहा था। अब मैं फैक्टर नहीं निकालूंगा, हमें टेबल नहीं दिया रहता है। अगर हमें टेबल नहीं दिया रहता है तो ये टाइम पास हम नहीं करेंगे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकालने का, कि हम सीधा सीधा क्वेश्चन बनाएंगे। यस, ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। कैलकुलेटर चलाएंगे, आंसर लाएंगे। तो कितने साल हो गए? 3 साल के लिए। अब केस नंबर 4। अगर हम 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल 1,00,000 1.10 टू द पावर 4। कैसे सॉल्व करोगे? कुछ बच्चों का ऐसा है कि सर हम कर लिखेंगे 1.10 इंटू इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू 3 बार, इक्वल टू 4 बार। एक अल्टरनेटिव ये है। एक अल्टरनेटिव 1.10 इंटू इक्वल टू कितने बार हुआ, 2, फिर इंटू इक्वल टू करेंगे तो ऑटोमेटिक कितने बार हो जाएगा, 4। समझाता हूं। अगर मैं करूं 1.10 इंटू इक्वल टू, एक बार इक्वल टू, 2 बार इक्वल टू, 3 बार इंटू 1,00,000, तो ये आ गया 146,410। मतलब इंटू 1,00,000 तो करना ही पड़ेगा भाई। सर दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? मैंने किया 1.10 इंटू इक्वल टू, तो कितने बार हो गए, 2, पर मुझे पहुंचना है 4। जैसे ही हम इंटू करते तो पहले जितना हुआ उसका डबल हो जाता। सर बड़ा मुश्किल है, फिर से बोलो। अगर मैं 1.10 इंटू इक्वल टू ऐसा 3 बार कर लेता, फिर इंटू इक्वल टू करता तो 3 का डबल कितना हो जाता, 6, सीधा 6 पे पहुंच जाता। और फिर इंटू इक्वल टू करता तो 6 का डबल कितना हो जाता, 12। अच्छा सर, इसलिए आपने डबल कर दिया। यस, मैंने क्या किया, 1.10 इंटू इक्वल टू कितने बार हो गया था, 2। अब मुझे पहुंचना है 4, तो मैंने कहा बार बार इक्वल टू क्यों करो, इंटू इक्वल टू कर देता हूं, तो यही आ गया। ठीक है सर, चलेगा। और कुछ है कि और कितना साल बचा था, कहां तक हो चुका है सर? यहां तक हो, 10 साल और 20 साल बचा हुआ। अब देखता हूं कौन पहले करता है। अगर 10 साल के लिए हो रहा है तो सर अब तो हम बना लेंगे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1,00,000 1.10 पावर 10। आंसर चाहिए। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है सर, 1.10 इंटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसा 10 बार करेंगे। दूसरा तरीका क्या हुआ सर, ये बताओ। 1.10 इंटू इक्वल टू कितने बार हो गए, 2, 3, 4, 5, 5 का डबल 10।
सिंपल, ये ज़्यादा अच्छा ना ऐसा करने की अपेक्षा। करके देखिए क्या, 1.10 इंटू इक्वल 2 3 4 5 इंटू इक्वल टू 10 इंटू 1,00,000। तो ये आ गया हमारा आंसर ₹25,9,374। ओके सर, ये सब कैलकुलेटर है, पता लगा नोट्स में लिख दिया। हाँ, और नोट्स पता नहीं दूसरा बच्चा पढ़ा तो उसके होश उड़ गया कि ये लिखवाया क्या है करके। ठीक है सर। एंड द लास्ट केस नंबर 6 फॉर 20 ईयर्स। अगर हम 20 साल के लिए जमा करें तो फ्यूचर वैल्यू इज 1,00,000 1.10 पावर 20। अब चलाओ दिमाग तो मानो, ये तो लास्ट है वैसे भी। अब देखता हूं आप कैसे करोगे। सर ये बताओ आप कैसे करोगे, आप चलाओ तो दिमाग। मेरे पास तो बहुत सारे तरीके हैं, और मैं होता तो मैं कैसे करता। 1.10 इंटू इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 5 इंटू इक्वल टू 10 इंटू इक्वल टू 20। वाह सर, 1.10 इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 10 20 इंटू 1,00,000। तो ये आ गया 6 7 2 7 50 ले लूँ, राउंड ऑफ कर रहा हूँ 50। सर कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ये हर चैप्टर में बस समझाऊंगा। फॉरेक्स में राउंड ऑफ का अपना एक तरीका है, डेरिवेटिव में अपना एक तरीका है, ये मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, बाकी आपको जैसे करना कर सकते हो। ये क्या निकाला आपने? सर ये हमने निकाला फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, यहां इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अभी भी बात फ्यूचर वैल्यू की है। We want to invest ₹20,000। सर इसको थोड़ा इजी करते हैं ना, कैलकुलेटर्स की कम से कम जरूरत हो। ₹1,000 पर एनम फॉर 4 years। अब सुनोगे ध्यान से। सर हम कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हर साल 1,000 रुपये। हर साल मैं बैंक जाने वाला हूं और बैंक जाके 1,000 रुपया जमा कर दूंगा, फिर 1 साल बाद फिर 1,000 रुपये जमा करूंगा, फिर 1 साल बाद फिर 1,000 रुपये जमा करूंगा, फिर 1 साल बाद 1,000 रुपये जमा करूंगा। तो 4 साल में हजार एक जैसा पैसा जमा कर रहा हूं। उसको ना एक शब्द दिया जाता है, यूज किया जाता है, एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है हर साल जमा किया जा रहा है। यहां ऐसा नहीं हो रहा था। पिछले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, पिछले एग्जाम्पल जो मैंने दिया था उसमें आप एक साथ आज ही पूरा की पूरा पैसा जमा कर रहे थे। कितना रुपए जमा कर रहे थे? 1,00,000 रुपए। पर बेटे ऐसा होता ना, कभी कभी बैंक में जाकर हम बोल रहे हैं कि हम हर साल जमा करेंगे, और ज्यादा जमा नहीं करेंगे। हम बैंक वाले से बोल रहे हैं हम 1,000 रुपए जमा करेंगे साहब, हर साल जमा करेंगे। कितने साल तक जमा करेंगे? 4 साल तक। बैंक मुझे ब्याज कितना देगा? ब्याज का तो रेट नहीं लिखा। वी वांट टू इन्वेस्ट ₹1,00,000 पर एनम फॉर 4 years एट द रेट 10% per annum from beginning of
ईयर में। कैलकुलेट total amount with interest आफ्टर लिखूंगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। एट दी end of year 4। सिंपल सा क्वेश्चन है। बैंक वालों से क्या पूछ रहा हूँ? मैंने कहा बैंक सुनो ना बैंक। तो बैंक बोलती हाँ जी क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैं आपके यहाँ अभी तो पैसे नहीं हैं, मैं अगले साल की 1 तारीख से आऊँगा। मतलब सर ईयर एंड बोल तो हाँ ईयर एंड से 1 तारीख को आऊँगा, 1000 रुपये जमा करूँगा। फिर ईयर एंड में आऊँगा, फिर 1000 रुपये जमा करूँगा। कुछ पैसे नहीं ले जाऊँगा आपके यहाँ से, फिर 1000 रुपये जमा करूँगा और फिर लास्ट में भी 1000 रुपये जमा करूँगा। जिस दिन जमा करूँगा वो सब की सब 4 साल बाद मेरे पास पैसा कितना जमा हो जाएगा टोटल मिलाकर मेरे बैंक में। इट मीन्स दिस इज एन्युटी। अगर मैं पैसे जमा करते जाऊँ तो कितना हो जाएगा? मैं समझा रहा हूँ आपको, शायद समझ में आ जाएगी बात। सर सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ऐसी है एक्चुअली, ये 0 पीरियड हुआ, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर। और जो मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, कितना रुपए जमा कर रहा हूँ? यहाँ जमा कर रहा हूँ 1000, यहाँ भी जमा कर रहा हूँ 1000, यहाँ भी जमा कर रहा हूँ 1000 और यहाँ भी कितना जमा करूँगा? 1000। सवाल ये है कि ये सब मिलाकर बोलो यहाँ कितना पैसा जमा हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। सोच के बताओ कि इस 1000 पर इंटरेस्ट कितने साल तक मिलेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल। इट मीन्स ये जो 1000 रुपये में जमा करूंगा, जो फर्स्ट ईयर के एंड में जमा कर रहा हूं, एंड बोलेंगे, ये फर्स्ट ईयर का एंड, जो फर्स्ट ईयर के एंड में जमा कर रहा हूं उस पर इंटरेस्ट कितने? 3। और सर इस पे इंटरेस्ट 2 साल का, और इस पे इंटरेस्ट 1 साल का, और इस पे तो इंटरेस्ट अभी मिलना ही नहीं, अभी जमा किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बताओ 4 साल में टोटल मिलाकर कितना पैसा जमा हो जाएगा? तो एक तरीका है कि आप लॉन्ग कट से चलो, दूसरा है कि आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तरीका ये हुआ कि मैं ऐसे कर दूं, 1000 1.10, इस पे कितने साल का? 3 साल। ठीक है सर। और 1000 1.10 यहाँ कितने साल का? 2 साल का। यहाँ कितने साल का? 1 साल का। और ये 1000 तो है, तो हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं सर, तो हमको दिक्कत नहीं होगी। यस, एक तो सर हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, एक तो हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, एक इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं और इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं, और 1000 तो है और लिख लेते हैं। हाँ ऐसा करके देखते हैं, हालांकि हमारे पास शॉर्टकट है। चलो निकालते 1000। तो कैसे करेंगे? 1.10 इंटू इक्वल टू इंटू 1000। तो ये तो हो जाएगा ₹1331 प्लस 1.10 इंटू इक्वल टू इंटू 1000 ₹1210 प्लस
यहाँ कितना जाएगा, ₹1100 प्लस ये तो 1000 रुपये हमारा जमा हुआ, इस पर तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो बताओ टोटल कितना होगा। 1331 प्लस 1200, 1331 प्लस 1210 प्लस 1100 प्लस 1000, तो ये जमा हो गया हमारा ₹4641। तो बताइए साहब कि 4 साल में हमें टोटल कितना मिलेगा, ₹4641। शर्त मैं बता रहा हूं, आज से जमा नहीं कर रहे हम लोग, हम कब से कर रहे हैं, 1 साल बाद से। सर अगर आज से जमा करते तो वो बाद में समझ लेंगे, पर अभी ये समझ लो 1 साल बाद से जमा कर रहे हैं, कब तक, 4 साल तक, तो हमें कितना मिलेगा। सर अगर ऐसे 10 साल तक जमा करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, यही तो दिक्कत है ना यार। ये तो मुझे समझाना है कि अगर वो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि 20 साल तक 1,000 रुपए जमा कर रहा है, 20 साल तक करो, क्या 3 घंटे में बस वही काम कर पाएंगे क्या हम, नहीं। हाँ लेकिन ना एक होता है, इट मीन्स एक तरीका और होता है, वो तरीका भी समझा दूं मैं आपको। तरीका ये है कि मैं क्या करूं, मैं जो 1000, मुझे क्या निकालना, मुझे तो सर निकालना, आपको निकालना फ्यूचर वैल्यू। और फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर आप प्रेजेंट वैल्यू ₹1000 में आप फ्यूचर वैल्यू फैक्टर नहीं, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ये सिंगल कैश फ्लो नहीं है, ये एन्युटी है एक्चुअली। अच्छा सर, ये एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। और सर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको ढूंढना पड़ेगा, क्या एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है, क्या टेबल है, तो टेबल में मिल जाएगा। चेक करते, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ₹1000 इनटू, चेक करो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी टेबल, कौन सी ईयर में देखना पड़ेगा, 4th ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। आ जाते हैं। सर ये वाला बेटे, ये वाला नहीं चलेगा, क्योंकि यहां क्या, सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो का मतलब जो एग्जांपल नंबर 1 में किया था, एक ही बार जमा करोगे, इंटरेस्ट मिलते जाएगा, लास्ट में बताओ कितना मिलेगा, सिंगल। एन्युटी का मतलब है हर साल जमा हो रहा है, तो इसके लिए टेबल नंबर कौन सा चेक करना पड़ेगा, 2, ये वाला। यहां सब मिलेगा, कितने परसेंट के हिसाब से जमा कर रहा है, 10% सर, 10% के हिसाब से पैसा जमा हो रहा है, 10%। कितने साल तक, 4 साल तक। 4 साल का फैक्टर कितना है, 10%, ये मिल गया 4.6410। और मैं क्या करूंगा, मुझे करना क्या है, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे जो आया था, कितना आया था याद है क्या यार, मैं तो भूल गया, बताओ 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 जल्दी से, मल्टीप्लाई कर दूं 4.6410, चेक करो आंसर कितना आ रहा है, 1000 इंटू 4.6410, आंसर 4641। वाओ, लॉटरी लग गई। सर अब तो हो गया फिर तो। सर अगर कोई मुझसे पूछेगा कि 1,000 रुपए जमा कर रहे हैं, 1,000 रुपए, सर कितने परसेंट, 10% के हिसाब से हर साल के एंड में 1,000 रुपए जमा कर रहा है, कितने साल तक। मान लो ये पूछ लिया कि बताओ 10 साल तक कितना, या 10 साल तक कितना, ये पूछा, तो बस 1,000 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15,000 कुछ कुछ आ जाएगा। ठीक सर, एक लास्ट क्वेश्चन, टेबल तो दिया ही नहीं रहता, जैसे कैलकुलेटर में आपने हमको ये फैक्टर निकालना सिखाया है टेबल नंबर 1 का, क्या टेबल नंबर 2 का भी निकाला जा सकता है। यस, निकाला जा सकता है, वही तो मुझे समझाना। इट मीन्स मैं अभी क्या सिखाऊंगा आपको कि ये फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे निकाला जाता है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अब एक जबरदस्त फॉर्मूला यूज हुआ और फॉर्मूला ऐसे हुआ, फ्यूचर वैल्यू, ये किसके लिए, एन्युटी, एन्युटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। अच्छा सर, हाँ बेटे, 1.10 कितने साल, 4 साल, माइनस 1 डिवाइडेड बाय रेट कितना, 0.10। सर ये तो बचपन में पढ़ा था, अभी समझाऊंगा इसका लॉजिक। 2
3 4 -1 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये आ गया फैक्टर 4.641। तो अब क्या फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, 1000 इंटू 4.641, तो आंसर आ जाएगा 1000 इंटू 4.641, तो आ जाएगा ₹4641। क्या यही आंसर आ रहा है? यस, 4641। तो ये फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। सब फॉर्मूले का लॉजिक बता रहा हूं ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे काम करेंगे। ठीक ठीक है सर। अब सर लॉजिक समझाओ हमको, हम सुनना चाहते हैं क्या लॉजिक। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहली बात मेरे मन में क्या आई? पहली बात मेरे मन में ये आई और डाउट क्यों पैदा हुआ कि साहब 1000 यहाँ जमा कर रहे तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा ब्याज इसी पे मिल लेगा। कितने साल का? 3 साल का। तीसरे पावर 3 किया, उससे कम इस पे, उससे कम। यहाँ 4 साल का कैसे जोड़ रहा है भाई? यहाँ 4 क्यों किया? 4 सबसे पहला क्वेश्चन है, 4 क्यों आया? सबसे बड़ी बात तो सोचने वाली ये है ना यार, 4 क्यों आया? अब सुनो बेटे मेरी बात, अब ध्यान सुनोगे दिमाग चल जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं ये है मेरा फर्स्ट ईयर, ये मेरा सेकंड ईयर, ये है मेरा थर्ड ईयर और ये मेरा फोर्थ ईयर, और मैं आपसे कुछ बात बोल रहा हूं और मैं आपसे बोल रहा हूं, अब भूल जाना कि मुझे 5वें साल इंटरेस्ट मिलेगा। 5वें साल, 5th ईयर में। फिर से ध्यान सुनना सर, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, ऐसे कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। 5वें साल इंटरेस्ट मिलेगा 200 रुपए। मन से बोला 200 रुपए, मन से। 5वें साल इंटरेस्ट मिलेगा 200 रुपए, जो कि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का अमाउंट है, जो कि है 10%। किसका? ये 5वें साल का इंटरेस्ट है। यहां जो प्रिंसिपल है ना 4th ईयर, इसका है 10%। कितना रुपए इंटरेस्ट? 200। तो बताओ यहां कितना प्रिंसिपल रहा होगा कि 10% इंटरेस्ट 200 रुपए मिल रहा है? सिंपल है, 200 डिवाइडेड बाय 10% कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2000। 200 डिवाइडेड बाय 10% को 0.10 लिख सकता हूं। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं कौन से ईयर का इंटरेस्ट देख रहा हूं, मुझे कौन से ईयर का वैल्यू चाहिए? 4th ईयर का। तो इंटरेस्ट कौन से ईयर का देखना पड़ेगा? 5th ईयर का, टोटल मिलाकर। ओके सर, अब मैं एक बात आपसे बोल रहा हूं, अब ध्यान से समझना। इस फॉर्मूले का लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ बच्चों के दिमाग में आ गई होगी अभी तक बात, और जिनके दिमाग में नहीं आई अब सुनोगे ध्यान से। 4 और ये कौन सा? 5th। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। मैं कहता हूं मैंने यहां कुछ पैसा जमा किया, 1 रुपए, यहां 1 रुपया जमा किया, यहां भी 1 रुपये जमा किया और यहां भी 1 रुपये जमा किया। ठीक है सर, करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और जब ये पैसा जमा हुआ 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां जो है $1.4641 विथ इंटरेस्ट है 1.4641। मैंने कहा इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो बोलो कितना? 0.4641। ये क्या चीज है? ये इंटरेस्ट का अमाउंट। कौन सी ईयर में? यहां 10% इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो क्या आप यहां कितना प्रिंसिपल निकाल सकते हैं? हाँ सर, 0.10 कर देते तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। बस मैं कह रहा हूं कि यहां जितना है, यहां जितना भी प्रिंसिपल रहा होगा उसमें अगर हम इंटरेस्ट जोड़ दे तो ये आ रहा 1। उसमें ने कहा प्रिंसिपल हटाओ तो ये बचा क्या? इंटरेस्ट, जो कि कितना परसेंट है? 10%। तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 0.1। तो क्या यहां का प्रिंसिपल आ जाएगा? हाँ, वही मैं यहां काम कर रहा हूं। मैं यहां क्या कर रहा हूं? 1.10 कितने साल तक हो? 3 साल तक। मैं 4थे साल में जा रहा हूं। चला गया? यस सर, ये आ गया प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट। इसमें से माइनस कर दिया 1, तो सिर्फ क्या बचा? इंटरेस्ट यहां का। और मुझे यहां का प्रिंसिपल चाहिए, तो ये है इंटरेस्ट का अमाउंट, तो डिवाइडेड बाय 10% करूंगा तो ये आ जाएगा फैक्टर।
और फिर इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट्स इट। इट मीन्स फॉर्मूले का लॉजिक ये है, ये लॉजिक मुझे यहाँ नहीं समझाना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि ये आपने डिटेल में पढ़ के आए हो आप, ठीक है। ओके सर। सर अगर ये जो पैसा जमा हो रहा है ये हर साल के एंड में जमा ना होकर बिगिनिंग में होता तो क्या होता? तो बेटे तो भी हमारे पास ऑप्शन है, तो भी हम कर लेते। अगर एग्जाम में आपके ऐसा क्वेश्चंस आएगा भी तो मैं उस समय का उस समय डिस्कस करूंगा। अभी मुझे सिर्फ क्या समझाना है? सिर्फ ये समझाना है कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा था आपने? प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। पहले मैंने बात क्या किसकी किया? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू दो कंडीशन है, एक साथ लमसम में पैसा जमा कर रहा है और लास्ट में कितने साल तक जमा करोगे, बीच में कुछ जमा नहीं होगा, और फिर लास्ट में विथ इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, ये बात किया फ्यूचर वैल्यू। दूसरा एन्युटी की बात किया, सिंगल कैश फ्लो हुआ, दूसरा एन्युटी हुआ। एन्युटी में क्या होता था? हर साल उतना पैसा जमा कर रहा है और फिर हमें लास्ट में कितना मिलेगा, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। या तो टेबल, ये टेबल नहीं तो फॉर्मूला, और फॉर्मूला सिंपल है। अगर 3 साल का इंटरेस्ट लगना, यहां तो बस ईयर 10 साल के लिए जमा करना, तो पावर 10 हो जाएगा, -1 कर देंगे। मतलब क्या मैं हटा रहा है? प्रिंसिपल हटा दोगे तो बचेगा क्या? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का अमाउंट बचेगा, अमाउंट। और फिर क्या कर दोगे? इंटरेस्ट के रेट से डिवाइड कर दोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, जस्ट पहले का। ठीक है, ठीक है सर। इस पर मैं और एग्जाम्पल नहीं करवा रहा हूं। अब बात किसकी करते? अब बात करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू की, ठीक है। ओके सर, प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं 2 मिनट में। चलो जी, अब जो बात किया जाए वो बात किसकी किया जाए? अब बात करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू की। सर उसमें तो हम एक्सपर्ट है और पूरा फाइनेंशियल मैनेज, फ्यूचर वैल्यू में भी आप एक्सपर्ट ही हो, तो कोई नई बात नहीं है। तो लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, सीधे फॉर्मूले पे आता हूं और सबसे पहले बात करता हूं सिंगल कैश फ्लोस। बस एक बात बताओ बेटे, जब आपने फ्यूचर वैल्यू पढ़ा अभी, तो फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला लिखा था प्रेजेंट वैल्यू 1 + r टू द पावर n। तो ये वाला पार्ट क्या ये डिवाइड हो जाएगा और किसका फॉर्मूला बन जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बनेगा। तो बस सर सिंपल है, तो कुछ नहीं है। यस, इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो बना प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r टू द पावर n। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, एक एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। देखो, सपोज फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 years ₹40,000। इसका मतलब है कि यार हमको 4 साल बाद कितना मिलेगा? 40,000 रुपए चाहिए, या मिलेगा, जो भी बोल दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं 10% पर एनम। प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन मार्क। आखिर इसके इंटरप्रिटेशन कितने हो सकते हैं? इसके इंटरप्रिटेशन बहुत सारे हो सकते हैं।
पहला नॉर्मल ये बोलूं, अगर मैं बचपन में पढ़ा रहा हूं आप लोगों का, मान लो सीए फाउंडेशन है, तो मैं ऐसा बोलूं कि आज बैंक में कितना पैसा जमा करे 10% के हिसाब से, ताकि विथ इंटरेस्ट 5 साल में मुझे 40,000 रुपए मिल जाए। प्रेजेंट वैल्यू निकालना, तो क्या फॉर्मूला लगा सकता हूं सीधा? यस, और फॉर्मूला लगेगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू कितना है ₹40,000 इनटू नहीं होगा, ये क्या होगा डिवाइड किससे 1.10 पावर 5। ठीक, चलो जी आंसर चाहिए मुझको। अब इसको सॉल्व करें तो कैसे करें? तो कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा दिमाग है, वो लोग क्या करते हैं मालूम? वो पहले लिखते हैं 40,000 डिवाइडेड बाय, सर 1.10 को 5 बार हम करेंगे, 1.10 इंटू इक्वल टू 2 3 4 5, तो सर लिखेंगे 1.61051, फिर आंसर आ जाएगा सर। अच्छा अब सुनो मेरी बात समझो, अगर मुझे सीधा कैलकुलेटर में करना है, इसको सीधा कैलकुलेटर में करना है, एम प्लस का यूज करना आता है ना आप लोगों को? बोलो हाँ हाँ, करना आना चाहिए बेटे। बोलो मैं कैसे करता? अगर मैं एक्स्ट्रा टेक्निक नहीं लगा तो मैं कैसे करता? मैं पहले नीचे वाला सॉल्व करके एम प्लस में डाल देता। मैं क्या करता? 1.10 इंटू इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू 3 बार, इक्वल टू 4 बार, इक्वल टू 5 बार कर लिया, उसको एम प्लस में डाल दिया, मतलब वो मेमोरी में सेव हो गया। फिर ऊपर वाला लिखूंगा 40,000 डिवाइडेड बाय एमआरसी, क्योंकि मेमोरी है, इक्वल टू, तो आंसर आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ मैंने कैसे किया, हालांकि मेरे पास और एक टेक्निक है, पर ये भी सीखोगे तो कहीं ना कहीं काम आएगा। इट मीन्स बिना नीचे वाला लिखे, बिना पेन चलाए मुझे सीधा आंसर चाहिए। मैं नीचे वाला भी नहीं लिखना चाहता, सॉल्व नहीं करना चाहता, जो भी होगा वो कैलकुलेटर में होगा। तो मैं कैलकुलेटर में कैसे कर सकता था? मैं कैलकुलेटर में ऐसे करता, ये है मेथड नंबर 1 कैलकुलेटर के। 1.10 इंटू इक्वल टू 2 3 4 5, और इसको कहाँ डाल देता मैं? एम प्लस में, चला गया एम प्लस में। ठीक, फिर 40,000 डिवाइडेड बाय एमआरसी, आंसर आ जाता। और आंसर कितना आता? 1.10 इंटू इक्वल टू कितने बार? 2 3 4 5, एम प्लस 40,000 डिवाइडेड बाई एमआरसी इक्वल टू, तो ये आ गया मेरा ₹24837 ले लूँ राउंड फिगर 37। तो एक ये टेक्निक, पर ज़्यादा अच्छी ये टेक्निक हुई। दूसरे तरीके से भी कर सकता था। कैसे? सबसे पहले कैलकुलेटर में लिखता 40,000 डिवाइडेड बाय 1.10, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 40,000 डिवाइडेड बाय 1.10, 1 2 3 4 5, आंसर कितना आता? इतना ही आता। इट मीन्स आप दोनों में से किसी एक टेक्निक्स को यूज कर सकते हो। ये कहाँ यूज करना है? ये यूज किया जाता है कैलकुलेटर। ज़्यादा अच्छा कौन सा? सर ज़्यादा अच्छा तो नीचे वाला, डायरेक्ट हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिस से आएगा साहब। आपको ऐसा लगता है कि आपको कैलकुलेटर चलाना आ जाता है, आता है सर, आता है बेटे, यहाँ तक आता भी। एक बहुत सारी चीज़ें हमको समझनी है, लेकिन एक बात और है, इसके अलावा भी एक बात है। अब सुनना, ये आपको दिख रहा है, अगले पेज में जा रहा हूँ मैं आपसे बोल रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाला 40,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 5। ठीक है जी, ठीक। क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे? 40,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 5। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। इट मीन्स इंटू 1 इसके सामने भी लिखूं तो एक ही बात है, चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो। यस, 40,000 इंटू, क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? हाँ सर,
1 डिवाइडेड बाय 1.10 कितने बार इक्वल टू 5 बार, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 0.6209। बोल के बताओ ये 0.6209 का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग चाहिए मुझे, इसका मीनिंग ये वो हिंदी में लिख लो, जो 1 रुपए 5 साल बाद मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, या इसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसको ऐसे लिखा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, रेट कितना 10%, कितना साल 5 साल। अच्छा सर ये होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, हाँ, और फिर आंसर आ जाएगा 40,000 इंटू 0.6209, तो ये आ गया ₹24836। और जबकि सर यहाँ आंसर कितना आया 24837 और यहाँ आया 36, सर 1 रुपए का अंतर बेटे आएगा ना, क्योंकि यहाँ आपने राउंड ऑफ कर रखा है। ठीक है सर, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या नई बात है आपके लिए? नहीं, एक जमाने से जानते हैं। और याद है इसके लिए टेबल? हाँ सर, इसके लिए ये वाली टेबल यूज होती थी, ये वाली टेबल। कितने परसेंट का देखना है सर? हमको देखना 10% का देखा हमने। कौन से ईयर का देखना था सर? हमें 5th ईयर का देखा। 5th ईयर के सामने देखो तो क्या लिख रहा है 0.6209। पर क्या इस टेबल की हमें जरूरत पड़ेगी? नहीं, टेबल की जरूरत ही नहीं, और ना तो टेबल मिलेगी आपको सर जी टेबल नहीं मिलना, आपको कैलकुलेटर ही चलाना पड़ेगा। अच्छा सर, और ना तो ये फ्यूचर वैल्यू टेबल मिलना है आपको, टेबल ना तो ये वाली टेबल मिलना है। अच्छा, पर फिर भी मैं आपको टेबल दिखा दे रहा हूं, कभी जरूरत पड़ गई, भगवान ना करे आपके अटेम्प्ट में टेबल दे दिया तो कम से कम आइडिया तो हो टेबल का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कौन कौन सा तरीका है। 2 तरीके हैं, या तो डिवाइड करो सीधा दिख रहा है, या तो फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, दोनों में से कोई भी एक। इट मीन्स अगर मैं कहूं कि 2 मेथड्स हो गए प्रेजेंट वैल्यू निकालने के, एक तो ये हुआ, इसको क्या बोल सकता हूं मैं? इसको बोलता हूं मेथड नंबर 1। आप ऐसे भी कर सकते हो, और एक ये भी है। और सर इसको क्या बोलोगे? इसको बोलूंगा मैं मेथड नंबर 2। जो चाहे वो मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब आपका नंबर है, जवाब चाहिए, जल्दी से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। इसमें तो एग्जाम्पल और करवाना पड़ेगा, तो लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 2। फ्यूचर वैल्यू आफ्टर सेवन ईयर्स। सर फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 7 ईयर अजीब सा लगता है, मिलेगा ना फ्यूचर में, आज पैसे जमा करो तो उसको कैश इनफ्लो बोल सकते हैं कि बोल सकते हो? तो सर फ्यूचर वैल्यू मत लिखो सर, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। ठीक है जी, आफ्टर 7 ईयर रुपीस 45,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम। प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन मार्क। अब दोनों ही मेथड से निकाल देता हूं, कम से कम पता तो रहे। मेथड नंबर 1, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाय
1.15 पावर 7 आंसर हो जाएगा 45,000 डिवाइड 1.15 1 2 3 4 5 6 7 तो ये आ गया ₹16,917 और क्या हो सकता और हो सकता मेथड नंबर 2 और ये कैसे निकलेगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 45,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना परसेंट भाई 15% और कौन से साल का 7th ईयर का इस तरह से लिखा जाता है तो 45,000 ये कैसे निकालोगे फैक्टर 1 डिवाइड 1.15 1 2 3 4 5 6 7 0.3759 4 डिजिट तक फैक्टर लूंगा मैं 45,000 इंटू 0.3759 आंसर आ गया ₹16,915 अंतर आएगा थोड़ा सा सर एग्जाम में कैसे करना फैक्टर के साथ करना कि ऐसे करना दोनों से ही कर सकते हो दोनों से सॉल्व आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा पर चल जाता है इतना ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं बात समझ में आ गई है अभी समझ में नहीं अभी आएगी थोड़ी देर में अब एक इंपॉर्टेंट काम करने वाले अगला एग्जाम्पल जो मैं देने जा रहा हूं दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ठीक ओके सर लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 3 अभी ना मुझे कैश इनफ्लो जो मिल रहा है मैं ये कह रहा हूं कि हम बिजनेस करते तो कैश इनफ्लो जो पैसा आता वो ईयर एंड में सीधे 5 साल बाद नहीं आता ये सीधा 4 हर साल आता है ना यार तो ऐसा करके देता हूं ठीक है सर कैश इनफ्लोस ईयर 1 ₹45,000 ईयर 2 ₹42,000 अलग अलग है याद रखना ईयर 3 ₹31,000 ईयर 4 ₹15,000 and last year 5 ₹10,000 and rate of interest 10% per annum और मुझे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्वेश्चन मार्क ओहो तो अब क्या करें दो तरीके या तो फैक्टर लिख के सर डायरेक्ट वाला मतलब दो तरीके हैं दोनों तरीके में से जो भी आपको पसंद आ जाए सबसे पहले मैं बात करूं मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 1 में कैसे निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर क्या हो जाएगा 1 क्योंकि ये पहले साल का है ठीक है सर प्लस 42,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 2 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 3 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 4 प्लस लास्ट में सिर्फ 1,000 है मैं 10,000 बोल दिया था 1.10 पावर 5 अब इसको सर सॉल्व कैसे किया जाए
सॉल्यूशन का मेथड है, एक शॉर्टकट है, कैलकुलेटर में शॉर्टकट। सर हमको पता है बेटे, वो वाला नहीं जो आपको पता है, यहाँ तो कुछ और ही है। और ये जो शॉर्टकट है ना, ये बहुत कम लोगों को आता। प्लीज़ प्लीज़ ध्यान दो के, इसलिए ध्यान दीजिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले कॉन्सेप्ट में। देखो मैं कैलकुलेटर किस तरह से यूज करूँगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दोगे प्लीज़। एक बार सुन लीजिए फिर अपने हिसाब से कीजिए। कुछ बच्चे अभी कैलकुलेटर चलाना स्टार्ट कर दिए, चलाओ, पर एक बार सुन तो लो, कर तो लोगे आप, पर इसका यूज है भाई, इसका यूज है, कैलकुलेटर का यूज है। इसलिए एक बार मेरी सुन लो फिर आप अपना कर लीजिएगा। ठीक है सर, बताइए क्या करना। सुनोगे ध्यान से, कैलकुलेटर का कैसे यूज करोगे। कैलकुलेटर करना क्या, सबसे पहले लिखना 45,000। ठीक है सर, वो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1.10। ठीक है सर, इक्वल टू, और फिर m प्लस। ठीक है सर, ये तो हमको आता है, अभी नहीं आता, अभी सुनो 42,000। अब मैं डिवाइडेड बाय 1.10 नहीं करने वाला हूं क्योंकि वो ऑलरेडी सेव हो चुका है। फिर मैं क्या करूंगा, 2 बार इक्वल टू और m प्लस। फिर से ध्यान देना, आप क्या कर रहे हो, आप डिवाइडेड, आपको m प्लस आता है सर जी, वो मैं जानता हूं, पर प्लीज आप डिवाइड वापस नहीं करोगे, बस 2 बार इक्वल टू m प्लस। 31,000, 3 बार इक्वल टू m प्लस। 15,000, 4 बार इक्वल टू m प्लस, और 1,000, 1 2 3 4 5 बार इक्वल टू m प्लस, और फिर क्या कर दोगे MRC। बस सर हमारे कैलकुलेटर में तो m प्लस नहीं है, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर चेंज कर दीजिए, दूसरा कैलकुलेटर खरीद लीजिए अगर m प्लस नहीं है तो। सर हमारे कैलकुलेटर में GT भी नहीं है तो दूसरा कैलकुलेटर खरीदो। दिस कैलकुलेटर यूज सर करके देखिए कि एक बार कितना आ रहा है। कर ही लिया होगा, आंसर भी आ गया होगा आपका। 45,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू m प्लस 42,000, 45,000 डिवाइड 1.10 इक्वल टू m प्लस 42,000, 1 2 m प्लस 31,000, 1 2 3 m प्लस 15,000, 1 2 3 4 m प्लस, और 1,000, 1 2 3 4 5 m प्लस MRC। तो ये आ गया ₹10,977। सर ठीक है ये, और कुछ, और वही आपकी पुरानी वाली मेथड, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, टेबल बना के करना अलग मेथड है, पर हम टेबल बना के करेंगे ही क्यों। मेथड नंबर 2, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 45,000 इंटू पहले साल का फैक्टर, 42,000 इंटू दूसरे साल का फैक्टर, 31,000 इंटू तीसरे साल का फैक्टर, 15,000 इंटू चौथे साल का फैक्टर, प्लस 1,000 इंटू फिफ्थ ईयर का फैक्टर इज इक्वल टू 10% है तो यहाँ क्या जाएगा 9091, 0.8264, 0.7513, 0.68, भूल गया मैं, 1 डिवाइडेड 1.10 इक्वल टू 9091, फिर इक्वल टू 8264 इक्वल टू 7513 इक्वल टू 6830, और फिर इक्वल टू
0.6209, ये तो आता होगा, पता लगा, ये भी सिखाना पड़ रहा। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करो, इक्वल टू किया तो 9091, फिर इक्वल टू किया तो 8264, फिर इक्वल टू किया, इस तरह से होता है। 45,000 इंटू 0.9091 एम प्लस 42,000 इंटू 0.8264 एम प्लस 31,000 इंटू 0.7513 एम प्लस 15,000 इंटू 0.6830 एम प्लस और 1,000 इंटू 0.6209 एम प्लस MRC। तो ये आ गया ₹109,774। थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझने वाली बात क्या थी इसमें सर? समझने वाली बात कुछ थी नहीं, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटर का यूज। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे से हम ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे? आगे से हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन अगर फैक्टर दिया होगा बुक में, क्वेश्चंस में, तो फैक्टर दिया तो सर ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो जी, क्लास खत्म करना है। एक तो एग्जांपल और लेते, एक एग्जांपल और। सब ये मैं याद दिला रहा हूं, ये मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहिए था, ये ज़रूरत ही नहीं है पढ़ाने की, पर वो क्या है, थोड़ा वार्म अप हो जाए, थोड़ा याद आ जाए, फिर काम करें। और एक एग्जांपल, अब आपका नंबर है। कैश इनफ्लोस ईयर 1 2 3 4। ठीक है सर, ओके। पहले साल आ रहा है 35,000, दूसरे साल आ रहा है 35,000, तीसरे साल आ रहा है 35,000, चौथे साल आ रहा है 35,000। सर इसको एन्यूटी बोलेंगे कि? हाँ, इसको बोला जाता है एन्यूटी। ओके सर। और सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ, बोलो कितना परसेंट लेना चाहेंगे? सर एक काम करते हैं, इस बार हम 15% लेते हैं। यस। और आपको निकालना प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो क्वेश्चन मार्क। क्या आप काम कर रहे हो? यस। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 35,000 डिवाइडेड बाय 1.10 नहीं 15। आप कर रहे हो, अब आप करोगे 1.15 पावर 1, फिर 1.15, बेकार की मत। जबकि हर साल कैश इनफ्लो एक जैसा है, तो क्या कुछ शॉर्टकट हो सकता है? यस, शॉर्टकट ऐसे हो सकता है, इसको क्या कर दे, समेशन। समेशन समझते हो, सबको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। पर फिर भी सर कैलकुलेटर में बताओ कैसे होगा? कैलकुलेटर में ऐसे होगा, कैलकुलेटर 35,000 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू एक बार, इक्वल टू दो बार, इक्वल टू तीन बार, इक्वल टू, और आपके कैलकुलेटर में जीटी वाला बटन होगा। है मिला जीटी? सर नहीं है, नहीं है। अगर आपके कैलकुलेटर में जीटी वाला बटन, तो सर करना क्या है बोलो? कैलकुलेटर खरीदना है नया वाला, और कुछ नहीं करना। हो सर अल्टरनेटिव है भैया, लेकिन फाइनल का एग्जाम दे रहे हो आप, एक कैलकुलेटर में कंजूसी मत दिखाना, कैलकुलेटर चेंज करो, टाइम है अभी, पूरा एसएफएम करना हम लोगों को। तो 35,000 डिवाइडेड बाय 1.15, 1 2 3 4 जीटी आ गया भाई, आ गया। वाह सर। और आंसर कितना आ गया? ₹99,924। सर दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड तो आपको पता है, दूसरा मेथड ये हुआ, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 35,000 इंटू पहले साल का फैक्टर प्लस 35,000 इंटू दूसरे साल का फैक्टर
प्लस 35,000 इंटू और 35,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.15, तो यहाँ के 0.8696, 0.7561, 0.6575 और 0.5717। सर एक बात बोले? हाँ बेटे बोलो। सर ये देखो, यहाँ भी 35,000 है, यहाँ भी 35, यहाँ भी 35, यहाँ भी 35, तो सर क्या कॉमन नहीं निकल सकता 35,000? यस, बिल्कुल सही। और सर ये 0.8696 प्लस 0.7561 प्लस 0.6575 प्लस 0.5717, इन सबको आप जोड़ लीजिए ना, दिक्कत क्या है? हाँ बेटे, इन सबको जोड़ने से जो आएगा उसका नाम रहता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, नहीं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। फिर से, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं। ऐसा कब हो सकता है? जब हर साल का कैश इनफ्लो एक जैसा, एन्युटी बोल सकते हैं, एन्युटी। तो आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अलग अलग की जगह प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगा सकते हो। और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कौन सा देखना है आपको? कितने परसेंट का? सर हमको देखना 15%। और कितना साल? सर हमको देखना 15% के अलावा 4 साल। अब दो तरीके, या तो सबको ऐड करो। ऐड करने का तरीका ये नहीं है कि आपको लिखना ही पड़ेगा। ऐड कैसे कर सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इक्वल टू 1 बार, इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू 3 बार, इक्वल टू 4 बार और जीटी। तो ये आ गया 35,000 इंटू 2.8550, तो 35,000 इंटू 2.8550, आंसर आ गया 99925। वही है लगभग यहाँ 2। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोला जाता है? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। कैसे निकाला मैंने? 15% का 1 डिवाइडेड 1.15, 1 2 3 4 और फिर जीटी प्रेस कर दिया तो आ गया। जिनके पास जीटी नहीं है वो कैसे निकाल सकते? 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, एमआरसी कर देना आंसर। पर मेरे ख्याल से जीटी होना जरूरी है कैलकुलेटर में, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। जिनको एम प्लस में मजा आ रहा है वो एम प्लस में करो, फिर कब तक एम प्लस में करोगे? ठीक है सर, बात समझ में आती है। ये भी हो गया। हालांकि टेबल भी है, मालूम है इसको। दूसरे टेबल नंबर आपके पास ना, टेबल नंबर 1 हो गई, ये टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 और ये है टेबल नंबर 4। यहाँ एन्युटी लिखा हुआ है, ठीक है। इट मीन्स अगर मुझे देखना है तो अभी मैंने कितने परसेंट की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा था 15%। और कौन से साल की बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था 4th ईयर। तो ये दिख रहा है 2.8550। पर टेबल तो हमें सीए फाइनल में दिया नहीं होता है। दिया नहीं होता तो इनको देखने का मतलब बनेगा नहीं। अब सीधा सीधा काम कर सकते हो, इस तरह से काम करोगे। बात समझ में आ गई? पूरी बात फ्यूचर वैल्यू निकालने का और प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। गुड। आगे से टारगेट बना लेंगे कि कहाँ कैसे करना है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पर प्रैक्टिस करना है तो सर अगर इस पर हमको और प्रैक्टिस करना है तो आप सीए इंटर का कोई भी बुक ले लीजिए, इस पर प्रैक्टिस जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम करते जाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालना हमको आना चाहिए। ठीक है सर, तो आप कोई भी मेथड से करो। मैंने सब ये टेक्निक सबसे अच्छी मानी जाती है। हम आने वाले प्रेजेंट वैल्यू हम ऐसे निकाला करेंगे, ठीक है। जब भी अलग अलग होगा डिवाइड वाले फॉर्मूले से करेंगे, जल्दी से सॉल्व हो जाता है। ओके सर। सर क्लास ओवर करेंगे बिल्कुल। बस एक बात और बची हुई है, समझा देता हूँ। लास्ट 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 पक्का लास्ट। एग्जाम्पल नंबर 5। कैश इनफ्लो आ रहा ₹15,000 पर एनम।
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। हर साल 15,000 रुपए मिलेगा। 15,000, 15,000, 15,000, 15,000। अगर मैं कहता आपसे कि 5 साल तक मिलेगा तो आप क्या करते? आप लिखते 15,000, प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता आपको, अभी मैंने कहा नहीं है। और फिर क्या करते आप? प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकालते 15,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। आप क्या करते? कैलकुलेटर उठाते 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और फिर जीटी प्रेस कर देते और यहाँ लिख देते 3.790। अगर मैं कहता 5 साल या 10 साल तक मिलेगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करते कितने बार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जीटी प्रेस करते 6.145, फिर लिख देते 6.145। ये काम करते। हाँ सर, अब मैं आपसे कुछ बोलने जा रहा हूं। कैश इनफ्लो हर साल मिलेगा 15,000 रुपए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। आपको निकालना प्रेजेंट वैल्यू। एक चीज बताना मुझे, क्या कि ये 15,000 कितने साल तक मिलेगा? परपेचुअल, हमेशा मिलते रहेगा, या फिर फॉरएवर। अब क्या करोगे? चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं, हेल्प कर रहा हूं बेटे। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, बोलो कितना? 15,000 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो चलो 15,000 इंटू कितना? उठाओ कैलकुलेटर। सर उठाया कैलकुलेटर, अब बोलो, अब लिखो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू, सर कितने बार? ईयर तो बताओ। करते जाओ ना बेटे, कैलकुलेटर में देखो पहला क्या दिख रहा? 0.9090, फिर इक्वल टू करो, कितना आ गया? 0.8264, फिर इक्वल टू कीजिए। क्या धीरे धीरे कम हो रहा है? हाँ। 751, फिर करो 683। क्या ये कम होते होते एक समय ऐसा आ सकता है कैलकुलेटर में 0.000000, उसके बाद तो कुछ नहीं बचा, और उसके बाद जीटी प्रेस करते हैं तो कितना आता? यही तो फॉरएवर हुआ। अच्छा सर, इक्वल टू 621 इक्वल टू 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 करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो फाइनली मालूम है एक समय बाद क्या आएगा? 0.00000000। घर में आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल करना। और फिर जीटी प्रेस करोगे तो मालूम आंसर क्या आएगा? 10। आंसर क्या आएगा? 10। इट मीन्स कितना आ जाएगा ये? 1,50,000। हालांकि ऐसे नहीं किया जाता, मैं तो आपको बता रहा हूं। फॉर्म सर इसका तो डेरिवेशन है बेटे। डेरिवेशन छोड़ो, डेरिवेशन जिसका मुझको करवाना वो मैं करवा दूंगा। आपको क्या सर जीपी ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट वगैरह सब भूल जाओ। बस मैं आपसे बोल रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालना है, बस करते जाना, आप कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है वो लिखवा देता हूं नोट में। नोट, if cash flows are receivable in perpetual, then present value of cash inflows is calculated as under. Present value of cash inflow is equal to cash inflow divided by rate. That's it. ठीक है जी, बात समझ में आई? बस रेट से डिवाइड कर दीजिए, टेंशन खत्म हो जाए। इसको बोलता परपेचुअल रिसिप्ट हो रहा है तो काम क्या करें। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय रेट कितना है? 10%।
आंसर आ जाएगा। सर इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको? सॉरी भाई, गलती होगी, मेरा ध्यान कहीं और था। 1,50,000, ये 1,50,000 क्या है? अगर कोई बोले 1,50,000, मैं बोलूँगा कि भैया 15,000 मिलेगा 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 फॉर एवर 10% के हिसाब से, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाएगा? 1,50,000। ठीक है सर। वैसे कॉमन सेंस इतना है कि यार अगर मैं बैंक में 1,50,000 रुपये जमा करता हूँ, बैंक में 1,50,000 जमा करता हूँ और बैंक वाले से बोलता हूँ मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, बैंक वाला बोलता है 10%, तो बोलो कितना मिलेगा? 15,000। कब तक मिलेगा? जब तक पैसा जमा रहेगा। 1,50,000 लगाओ और जिंदगी भर 15,000 रुपये कमाते रहो, यही तो मतलब हुआ इसका। खैर ये बात खत्म हो गई। सर अगर रेट 20% होता तो यहाँ डिवाइड किससे होता है? 20% से हो जाता। ठीक है, तो अभी आज की क्लास खत्म करते। लंबी क्लास हो गई आज की। हमारी क्लास जनरली 1 घंटे की रहेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू काफ़ी कुछ समझा। अब बचे हुए जो पॉइंट्स हैं ना, उसमें टाइम नहीं लगेगा, तो अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। एक बार देख लेना भैया, प्रैक्टिस कर लेना सर, बस प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू सो मच।